वाटरलू की लड़ाई में हार के बाद नेपोलियन को लगा कि यूरोप में उसका कोई भविष्य नहीं है। उसने अमेरिका जाने का फैसला किया, लेकिन ब्रिटिश नौसेना ने फ्रांस के अटलांटिक किनारे की घेराबंदी कर रखी थी। नेपोलियन ने तय किया कि वो ब्रिटिश नौसेना के सामने आत्मसमर्पण करेंगे, ब्रिटेन में राजनीतिक शरण की मांग करेंगे। लेकिन ब्रिटेन नेपोलियन को रियायत देने के मूड में नहीं था। ब्रितानी जनता की नजर में नेपोलियन एक अपराधी थे। कार्टूनिस्ट उन्हें पिंजरे में बंद जानवर की तरह दिखा रहे थे। आम राय थी कि इंग्लैंड में रखने पर वो सुरक्षा के लिए चुनौती होंगे। अगर उन्हें ब्रिटिश धरती पर रखा जाता है तो वो बगावत का केंद्र बन सकते हैं। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें दुनिया से पूरी तरह से कटे इलाके सेंट हेलेना में रखने का फैसला किया। ये पश्चिमी अफ्रीका में एक द्वीप था जिस पर ब्रिटेन का कब्जा था। ये जगह मुख्य भूमि से कम 1200 किलोमीटर दूर थी। ब्रायन उनविन अपनी किताब में लिखते हैं, सेंट हेलेना भारत पर राज कर रही ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाजों के लिए एक प्रमुख विश्राम स्थल था। ये एक तरह की ब्रिटिश छावनी थी जिसमें करीब 5000 लोग रहते थे। इनमें से कुछ मेडागास्कर के गुलाम और चीन के मजदूर थे, जो यहां से हर वर्ष गुजरने वाले करीब 1000 जहाजों की देखभाल किया करते थे। 31 जुलाई 1815 को एडमिरल लॉर्ड कीथ ने नेपोलियन को सूचित किया कि उन्हें युद्धबंदी के तौर पर सेंट हेलेना में रखा जाएगा। नेपोलियन ने इसका जबरदस्त विरोध करते हुए कहा कि उन्हें बेवकूफ बनाकर कहा गया कि उन्हें इंग्लैंड में रहने दिया जाएगा। ये खबर सुनकर वो अपने जहाज के केबिन में चले गए और 3 दिनों तक उससे बाहर नहीं निकले। चौथे दिन उन्होंने ब्रिटिश सरकार को एक औपचारिक पत्र लिखकर अपना विरोध प्रकट किया। एडम जेमोइस्की अपनी किताब नेपोलियन द मैन बिहाइंड द मिथ में लिखते हैं, कुल मिलाकर 27 लोगों को नेपोलियन के साथ सेंट हेलेना जाने की इजाजत दी गई। जब वो जहाज पर चढ़े तो नेपोलियन और उनके साथियों के सामान की तलाशी ली गई। उनके पास से बहुत सारा धन बरामद हुआ। नेपोलियन को इसकी आशंका पहले से ही थी, इसलिए उन्होंने कपड़ों की बेल्ट में सोने के सिक्के अपने साथियों की कमर में बांध दिए थे। इस लंबी यात्रा के दौरान उन्होंने समुद्री यात्रा से होने वाली परेशानियों का अच्छी तरह से सामना किया। वो अपने केबिन में रहकर पढ़ते रहे। उन्होंने नाविकों के साथ बात की और अपनी अंग्रेजी सुधारने की भी कोशिश की। 24 अक्टूबर को उन्हें अपना गंतव्य स्थान सेंट हेलेना दिखाई पड़ा। इस टापू का क्षेत्रफल 122 वर्ग किलोमीटर था। साल 1502 में पुर्तगालियों ने इसे ढूंढा था। सन 1815 में यहां 3300 से ज्यादा यूरोपियन, 218 काले गुलाम, 400 से ज्यादा चीनी और 116 भारतीय और मलय रह रहे थे। यहां एक सैनिक गवर्नर शासन करता था और ब्रिटिश सेना की एक छोटी टुकड़ी तैनात थी। नेपोलियन को पहले एक इंग्लिश एस्टेट द ब्रायर में रखा गया। कुछ दिनों बाद उन्हें लॉन्गवुड हाउस में शिफ्ट कर दिया गया। ब्रायन उनविन लिखते हैं, वहां नेपोलियन पर कड़ी निगरानी रखी जाती। अगर वो बगीचे से बाहर निकलते तो एक ब्रिटिश सैनिक हमेशा उनके साथ रहता। जब हडसन लो को सेंट हेलेना का गवर्नर बनाया गया, नेपोलियन पर कड़ाइयां और बढ़ गईं। साल 1816 आते आते ब्रिटिश नौकरशाही ने उनके रिश्ते तनावपूर्ण होते चले गए। जब ब्रितानियों ने उनके लिए नया निवास स्थान बनवाना शुरू किया तो भी नेपोलियन समझ गए कि उनको अपने जीवन के बाकी सारे दिन सेंट हेलेना में ही गुजारने होंगे। लॉन्गवुड हाउस में नेपोलियन का अधिकतर समय पढ़ाई में बीतता। वो यूरोप से आने वाले जहाजों का इंतजार करते ताकि उनके लिए वहां से किताबें आ सकें। नेपोलियन को दूसरा शौक था उनसे मिलने आने वालों लोगों का अच्छे खाने और शराब से खातिर करना। जहां पॉल बर्तू नेपोलियन की जीवनी में लिखते हैं, नेपोलियन मेहमाननवाजी में हमेशा बजट से अधिक धन खर्च करते।
वो बहुत अधिक मात्रा में शराब पीते और पिलाते। सन 1816 में ही उन्हें 3700 वाइन की बोतलें भेजी गईं, जिसमें पाउडर वाइन की 830 बोतलें शामिल थीं। नेपोलियन घुड़सवारी या अदब्रायर के बगीचों में चहलकदमी कर अपने शरीर को स्वस्थ रखते। उनके साथ हमेशा कैप्टन पॉपुलेटन रहते, जिन्हें उन पर नजर रखने की जिम्मेदारी दी गई थी। वो अपनी शाम अपने साथी बालकॉम के साथ ताश खेलने में बिताते। लॉन्गवुड हाउस में जहां नेपोलियन को रखा गया था, अभी भी निर्माण का काम चल रहा था। नेपोलियन ने शिकायत की कि पेंट की महक उन्हें बीमार होने का आभास दिलाती है। सेंट हेलेना के मौसम और हालात ने नेपोलियन और उनके दल को खिन्न कर दिया था। वो लोग सूखे मौसम, अच्छे खाने और विलासिता में रहने के आदी थे। नेपोलियन के साथ आए अफसर उनके सामने पूरे राजसी प्रोटोकॉल का पालन करते थे। दिन में नेपोलियन आमतौर से हरे रंग का शिकारी कोट या सफेद लिनेन का कोट या पतलून पहनते थे। रात का भोजन वो अपनी पूरी सैनिक यूनिफॉर्म में करते थे। उनके साथ आई महिलाएं दरबारी कपड़े और जेवर पहनकर रात के खाने में शामिल होती थीं। भोजन के बाद वो ताश खेलते थे, बातें करते थे या नेपोलियन को कोई किताब पढ़वाकर सुनते थे। नेपोलियन की हर गतिविधि पर कड़ी नजर रखी जाती थी, फिर भी वो बागबानी का शौक पूरा करते थे। 2 चीनी मजदूर उनकी मदद करते और नेपोलियन खुद पौधों को पानी देते। वो न तो युद्धबंदी थे, न ही सजा याफ्ता अपराधी, पर उनकी गतिविधियों पर नजर रखी जाती थी। पैदल चलने या घुड़सवारी की छूट थी, पर एक ब्रिटिश अफसर हमेशा साथ होता। घर के अंदर भी सैनिक उनकी हर गतिविधि पर नजर रखते थे। दिन में 2 बार एक अफसर उनकी उपस्थिति की पुष्टि करता था। सेंट हेलेना के गवर्नर ने लिखा, 2 पानी के जहाज द्वीप का चक्कर लगाते रहते थे। नेपोलियन को अखबार नहीं दिया जाता था और उनके भागने की कोई योजना नहीं थी। इसके विपरीत उन्होंने अपने आप को वहां के हालात में कुछ इस तरह ढाल लिया था कि लगता था कि वो इसका आनंद लेने लगे हैं। वो सभी ब्रिटिश अधिकारियों के साथ विनम्र व्यवहार करते थे। वहां आने या वहां से गुजरने वाले ब्रिटिश सैनिकों के लिए नेपोलियन की एक झलक भर पा लेना एक बहुत बड़ा आकर्षण हुआ करता था। उन लोगों के साथ भी नेपोलियन का व्यवहार बहुत अच्छा हुआ करता था। नतीजा यह हुआ कि ब्रिटिश अखबारों में इस आशय की खबरें छपने लगी कि नेपोलियन को बहुत कठिन परिस्थितियों में रखा जा रहा है। अप्रैल 1816 में मेजर जनरल सर हडसन लोव ने एडमिरल कॉकबर्न की जगह सेंट हेलेना के सैनिक गवर्नर का कार्यभार संभाला। शुरुआत से ही नेपोलियन और लोव के बीच नहीं बन पाई। एडम जमोइस्की ने लिखा, जब नए गवर्नर बिना पूर्व सूचना के लॉन्गवुड हाउस पहुंचे तो नेपोलियन ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया। नेपोलियन ने कहा कि वो अगले दिन मुलाकात करेंगे। मुलाकात हुई, लेकिन नेपोलियन ने उसी क्षण से उन्हें नापसंद करना शुरू कर दिया। लोव ने भी नेपोलियन को सबक सिखाने का फैसला कर लिया। नेपोलियन के एक अंग्रेज प्रशंसक ने उन्हें किताबें भेजी तो लोव ने उन्हें जब्त करवा दिया। उनकी बहन पोलिन ने कुछ चीजें भेजी तो उन्हें नेपोलियन के पास जाने से रोक दिया गया। इस बीच लोव और नेपोलियन के बीच 2 मुलाकातें हुई। थॉमस ऑब्री अपनी किताब में लिखते हैं, नेपोलियन इन मुलाकातों के दौरान पूरे वक्त खड़े रहे। नतीजा ये रहा कि लोव को भी खड़े रहना पड़ा, क्योंकि सम्राट के सामने बैठना प्रोटोकॉल के खिलाफ होता। लोव को ऊपर से आदेश हुआ कि नेपोलियन पर होने वाले खर्चे को कम किया जाए। जब लोव ने इस बारे में नेपोलियन से बात करनी चाहिए तो उन्होंने कहा कि इस बारे में मेरे बटलर से बात करिए। जब 18 अगस्त 1816 को लोव एक बार फिर नेपोलियन से मिलने गए तो नेपोलियन उस पर यह कहकर बरस पड़े कि आप एक मामूली क्लर्क के सिवा
कुछ भी नहीं है। गिलबर्ट मार्टिन्यू नेपोलियन की जीवनी में लिखते हैं, नेपोलियन ने लोव से कहा कि तुम सम्मानीय व्यक्ति कतई नहीं हो। तुम वो शख्स हो जो चोरी छिपे दूसरों के पत्र पढ़ता है। तुम मात्र एक जेलर हो, सैनिक तो बिल्कुल भी नहीं। मेरा शरीर जरूर तुम्हारे हाथ में है, लेकिन मेरी आत्मा स्वतंत्र है। यह सुनते ही लोव का मुंह लाल हो गया। उसने नेपोलियन से कहा, तुम हास्यास्पद हो और तुम्हारी अशिष्टता दयनीय है। यह कहकर लोव वहां से चले आए। इसके बाद उनकी नेपोलियन से जीवित रहते कभी मुलाकात नहीं हुई। इसके बाद से नेपोलियन का मनोबल गिरना शुरू हो गया। जीवन की एक रास्ता, बोरियत, खराब मौसम, खराब खाने, हर दरवाजे और खिड़की पर संतरियों की मौजूदगी, चलने फिरने पर रोक-टोक और लगातार आती बीमारियों ने नेपोलियन को बुरी तरह से विचलित कर दिया। अपने घूमने फिरने पर लोव के लगाए प्रतिबंध के बाद नेपोलियन ने घुड़सवारी करना और सैर के लिए जाना बंद कर दिया। 1816 का अंत आते आते नेपोलियन खांसी और बुखार से ग्रस्त रहने लगे। कई दिन ऐसे भी आते थे कि वो कपड़े तक नहीं बदलते थे और अपने कमरे से बाहर नहीं निकलते थे। टॉमस ऑबरी लिखते हैं, जब नेपोलियन बीमार पड़े तो गवर्नर लोव ने पहले तो ये स्वीकार ही नहीं किया कि वो बीमार है। बाद में उन्होंने सेना और नौसेना के एक अच्छे डॉक्टर को भेजने की पेशकश की, जिसे नेपोलियन ने इस शक की वजह से स्वीकार नहीं किया कि वो गवर्नर के लिए जासूसी करेंगे। बाद में नेपोलियन ने HMS कॉन्करर के डॉक्टर जॉन स्टोको को खुद को देखने की अनुमति दे दी। जनवरी 1819 में डॉक्टर स्टोको ने पाया कि नेपोलियन हेपेटाइटिस से पीड़ित है। अप्रैल में नेपोलियन ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड लिवरपूल को अपने खराब स्वास्थ्य के बारे में एक पत्र भिजवाया, लेकिन लोव ने प्रधानमंत्री को समझा दिया कि नेपोलियन के स्वास्थ्य में कोई गड़बड़ी नहीं है। वसंत आते आते उन्हें एक गंभीर बीमारी ने जकड़ लिया। वो या तो कैंसर था या पेट में अल्सर की वजह से होने वाला रक्तस्राव। अप्रैल के आखिरी सप्ताह में नेपोलियन को खून की उल्टियां होनी शुरू हो गई थीं। उन्होंने अनुरोध किया कि उनके पलंग को ड्राइंग रूम में शिफ्ट कर दिया जाए। वो दिनों दिन कमजोर होते जा रहे थे और कई बार बेहोश भी हो जाते थे। 5 मई 1821 को उन्होंने शाम 5:50 पर अंतिम सांस ली। उस समय उनकी आयु थी मात्र 52 वर्ष। बाद में उनकी मृत्यु के कारणों पर विवाद उठ खड़ा हुआ। एलन फॉरेस्ट ने नेपोलियन की जीवनी में लिखा, उनके बालों में आर्सेनिक के अंश पाए गए। उनके एक साथी मार्चेन ने यादगार के तौर पर उनके कुछ बाल अपने पास रख लिए थे। बाद में जब उनका वैज्ञानिक परीक्षण किया गया तो पाया गया कि नेपोलियन को संभवतः जहर दिया गया था। नेपोलियन ने अपने अंतिम समय में इच्छा प्रकट की थी कि उन्हें पेरिस में दफनाया जाए, लेकिन तब की ब्रिटिश और फ्रेंच सरकार को यह स्वीकार्य नहीं था। तय हुआ कि उन्हें सेंट हेलेना में ही दफनाया जाए। जब उनके पार्थिव शरीर को 12 ग्रेनेडियर्स के सैनिक दफनाने के लिए ले जा रहे थे, सेंट हेलेना की पूरी जनता वो दृश्य देखने के लिए बाहर आ गई थी। उनका ताबूत नीले मखमल के कपड़े से लिपटा था और उसके ऊपर उनकी तलवार और घड़ी रखी गई। उनको दफनाए जाने के 18 वर्ष बाद फ्रांस के राजा लुई फिलिप के आदेश पर उनके शव को सेंट हेलेना की कब्र से निकालकर पेरिस ले जाया गया, जहां उन्हें पूरे राजकीय सम्मान के साथ दोबारा दफनाया गया।